Hello children, good morning. I'm going to teach you second part of 13th chapter. In this part you will learn about Dandi March, Quit India movement and the India gain independence. Let's start. In 1913 civil disobedience and the Dandi March. To realize its goal of complete independence from British rule, the Congress under the leadership of Gandhi launched the civil disobedience movement in 1930. 1930 में देश को पूर्ण आज़ादी दिलवाने के लिए गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की। द मूवमेंट बिगेन विद द हिस्टोरिक डांडी मार्च। इस मूवमेंट की शुरुआत ऐतिहासिक डांडी यात्रा से हुई। दिस मार्च वॉज अ मार्क टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट सॉल्ट लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच फॉरबेड इंडियंस फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट एंड ऑल्सो इम्पोज हेवी ड्यूटीज ऑन इट। इस मार्च की शुरुआत जो है वो अन्यायपूर्ण जो नमक कानून था उसके खिलाफ हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से अब इंडियन लोग नमक नहीं बना सकते थे और साथ ही नमक के ऊपर बनाने उसके ऊपर काफ़ी ड्यूटी लगा दी गई, मतलब टैक्स लगा दिया गया। ऑन 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स वॉक फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। इस डांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई 12 मार्च से। और गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे तकरीबन 72 फॉलोअर्स थे। ये यात्रा 24 दिन चली, लंबी 24 डेज, और ये यात्रा 240 माइल्स लंबी थी। पर डेज जो थे गांधी जी और उनके फॉलोअर्स 10 माइल्स पैदल चलते थे और शाम को किसी न किसी गांव में रुकते थे और फिर गांधी जी वहाँ जनसभा करते थे और अपने मन पसंदीदा भजन गाते थे। गांधी जी के जो मनपसंदीदा भजन थे वो एक तो रामधुन थी, रघुपति राघव राजा राम, और दूसरा जो भजन था वो गांधी जी को बहुत ही प्रिय था, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो कहने तैने कहिए, ये भजन 15 सेंचुरी में गुजराती संत नरसिंह मेहता ने लिखा था और महात्मा गांधी की जो नित्य प्रार्थना होती थी उसमें भी यह भजन शामिल होता था। Soon the movement spread to the no no sorry on 6th April, he picked up a handful of salt from the coastline at Dandi and thus broke the salt law with this act. 6 अप्रैल को गांधी जी और उनके फॉलोअर्स जो है डांडी पहुंचे, समुद्र के किनारे। वहां गांधी जी ने नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा। धीरे धीरे सून द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। धीरे धीरे ये मूवमेंट देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। बड़ी संख्या में वुमेन, पीसेंट्स, ट्राइबल लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1935 में पास हुआ, क्योंकि इंडियन लोग जो थे वो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे और उसके जो लॉ थे उसके खिलाफ थे। द एक्ट sought to establish the India a federation of British rule provinces and princely state। इस एक्ट के हिसाब से जो है वो ब्रिटिश जो रूल था के अंडर में जो प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट थे वहाँ धीरे धीरे प्रोविंशियल जो है ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करी जा रही थी, यानी स्वायत्तता प्रदान की जा रही थी इन प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट में। द एक्ट failed to satisfy the Indians and there were no real autonomy for the Indians। ये एक्ट जो था वो इंडियन लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडियन लोग इस एक्ट से इसलिए सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि रियल में कोई स्वायत्तता या स्वतंत्रता आज़ादी नहीं थी इंडियन लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है 1937 इलेक्शन टू प्रोविंशियल असेंबली। 1937 में प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हुए। द कांग्रेस डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड सक्सीडेड इन विनिंग इट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविंसेस। 1937 में जो इलेक्शन हुए वो 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए, जिसमें 9 प्रोविंसेस में कांग्रेस की जीत हुई। ओनली बंगाल एंड पंजाब वेयर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड। सिर्फ 2 जो प्रोविंसेस थे पंजाब और बंगाल, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी, वहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। नेक्स्ट टॉपिक है 1940 द डिमांड फॉर पाकिस्तान। The overwhelming victory of the Congress in 1937 election convinced। 1937 में कांग्रेस की विक्ट्री विजय देख करके मुस्लिम लीग और जो उसके दूसरे लीडर थे वो खुश नहीं थे। मुस्लिम लीग का मानना था कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है, वो यहाँ प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित नहीं है। हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस
के द्वारा वो सुरक्षित नहीं है। तो जिन्ना और मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने पुट फॉरवर्ड द टू नेशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच द हिंदू and Muslim were not merely separate religious community but were culturally and racially different. जिन्ना और मुस्लिम लीग जो दूसरे नेता थे उन्होंने टू नेशन थ्योरी सामने रखा और उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम ना सिर्फ वो धार्मिक रूप से अलग हैं बल्कि वो सांस्कृतिक और नस्लीय रूप से भी अलग हैं। इसीलिए इन द अदर वर्ड दे वर टू सेपरेट नेशन, इसीलिए हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग सेपरेट नेशन बनेगा। इन 1940 में मुस्लिम लीग पास्ट अ रेसोल्यूशन डिमांडिंग द पटिशन ऑफ इंडिया। 1942 में संकल्प लिया मुस्लिम लीग ने कि वो इंडिया का डिवीज़न करेगा, हिंदुओं के लिए अलग स्टेट बनेगा और मुसलमानों के लिए जो नेशन बनेगा उसका नाम पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट टॉपिक है 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, ब्रिटेन डेस्परेटली नीडेड इंडियाज हेल्प। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में शुरू हुआ और अब ब्रिटेन को ज़रूरत थी इंडियन सहायता की इन द रिटर्न फॉर सप्लाई सोल्जर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे, उसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यहाँ से सोल्जर सप्लाई किए जाने लग गए यूरोप। द कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। कांग्रेस ने डिमांड किया कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ब्रिटेन रिफ्यूज़ बट एग्री टू ग्रांट इंडियन डोमिनियन स्टेट। ब्रिटेन ने रिफ्यूज़ किया, फिर एग्री हो गई कि ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आप अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। अनहैप्पी विद दिस कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च अ स्ट्रगल टू फोर्स द ब्रिटिश टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। जो कांग्रेस थी और उसके लीडरशिप थी वो खुश नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को लेकर के, तो इस तरह से कांग्रेस ने वो डिसाइड किया कि वो जो है स्ट्रगल करेगा अंग्रेज़ों के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। Sarojini Naidu played an important role in the civil disobedience movement and went to jail with Gandhi and other leader. Civil disobedience movement के समय सरोजनी नायडू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये जेल भी गई। सरोजनी नायडू जो थी वो इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक अच्छी पोएट भी थी, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 12 साल की उम्र से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। Abdul Ghaffar Khan, also known as the Frontier Gandhi, was the leader of the movement in the northwest frontier provinces. He was a firm believer in the सत्याग्रह। गांधी जी की तरह ये भी सत्याग्रह में यकीन रखते थे, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है और इन्होंने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती मूवमेंट जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर चलाया कांग्रेस को समर्थन देने के लिए। 1942, the Quiet India Movement, or the All India Congress Committee met in Bombay at 8 August 1942 and passed a historic Quit India resolution. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी वो 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में इकट्ठा हुई और उसने यहाँ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो जो है ऐतिहासिक मूवमेंट की शुरुआत की। अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में ये मूवमेंट की शुरुआत हुई। गांधी एंड द मोस्ट अदर कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड। बड़ी संख्या में गांधी जी और दूसरे जो कांग्रेस के लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देयर वर स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन एवरीवेयर। जगह जगह जो है हड़ताल होने लग गई, प्रदर्शन होने लग गया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ब्रिटिश सरकार भी पीछे नहीं हटी, उसने भी जो है रिस्टोरिंग टू फायरिंग, लाठी चार्ज एंड अरेस्ट, लोगों को के ऊपर उसने फायरिंग शुरू कर दिया, लाठी चार्ज शुरू किया और बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। एक तरफ कांग्रेस चाहती थी कि वो इस मूवमेंट को चलाए और ये मूवमेंट बहुत तेज़ गति से हो लेकिन वॉयलेंट ना हो, वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इस मूवमेंट को दबाना चाहती थी। नेक्स्ट है 1946 द कैबिनेट मिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो एग्री हो गई कि ठीक है हम इंडिया को पूर्ण आज़ादी दे देंगे। अ कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946। इसके लिए उसने एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा 1946 में। The mission recommended the formation of an interim government consisting of all the parties.
इस मिशन के ने रिकमेंड किया कि सभी पार्टियां मिल करके इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। इसके लिए उसने एंड सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनाई जाए ताकि नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए आज़ाद भारत का। Dr. Rajendra Prasad was elected the chairman of the assembly, and Dr. B.R. Ambedkar chairman of the drafting committee. Next topic है अगस्त 1946 direct action day and the formation of the interim government. In the election to the constituent assembly held in July 1946, जुलाई में भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुए। 1946 में कांग्रेस वॉन द मोस्ट सीट, कांग्रेस ने अधिकतर सीटें जीत ली। एंड मुस्लिम लीग जो है इससे भी काफ़ी अंदर से खुश नहीं थी कि कांग्रेस ही हर जगह जीत रही है। तो इट वुड रिस्टोर टू डायरेक्ट एक्शन एंड अचीव टू गोल टू पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने ये सोचा, डिक्लेयर किया कि वो डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करेगा पाकिस्तान बनाने के लिए। एंड इट्स बाइकॉट द असेंबली एंड ऑब्जर्व 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। उसने असेंबली को बाइकॉट किया मुस्लिम लीग ने, और उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की बात कही। 16 अगस्त को बड़ी संख्या में राइट्स हुए, दंगे हुए, राइट्स ब्रोक आउट इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग जगहों पर जो है दंगे होने लग गए हिंदू और मुसलमानों के बीच में। थाउजेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वर किल्ड, हजारों की संख्या में जो हिंदू मुसलमान मारे गए। An interim government headed by the Jawaharlal Nehru was formed in the September 1946. सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू बने। मुस्लिम लीग ज्वाइंड द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1946। मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 में इस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट जो है इन फोकस में है वो है इंडियन नेशनल आर्मी, INA। इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था। सिंगापुर पहुंचे, ही रीच्ड सिंगापुर वेयर ही रेज्ड एंड ट्रेन्ड एन आर्मी टू अराउंड 40,000 ट्रूप। दिस आर्मी कॉल्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। जो 40,000 ट्रुप को ट्रेंड किया गया, यही जो सोल्जर्स थे कहलाए इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया कि वो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी बनाएंगे। एंड उन्होंने अटैक किया इंडिया पर थ्रू बर्मा के थ्रू होते हुए, पर ब्रिटिश जो आर्मी थी उन्होंने यहाँ पर डिफीट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो है आज़ाद हिंद फौज की जो पावर है वो कम नहीं हुई और वो आज़ादी के लिए संघर्ष करती रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे वो अरेस्ट कर लिए गए। In June 1947, the partition of India, Lord Mountbatten arrived in India as the last viceroy in March 1947. लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंडिया आए अंतिम वायसराय बन करके मार्च 1947 में। इन जून ही प्रपोज द आइडिया ऑफ डिवाइडिंग इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट, और उन्होंने प्रपोजल रखा कि वो इंडिया के 2 हिस्से करेंगे, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। द कांग्रेस लीडर एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्रपोजल टू अवॉइड फर्दर राइट्स एंड ब्लडशेड। जो कांग्रेस थे और जो दूसरे लीडर थे उन्होंने माउंटबेटन के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पूरी जगह दंगे हों और खून खराबा हो। गांधी जी डिस्पाइट बीइंग फर्म बिलीवर इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी अभी चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों में एकता हो जाए, और जो मतलब इच्छुक नहीं थे। एग्री टू द आइडियाज एंड पटिशन सॉ द लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन ह्यूमन हिस्ट्री। रेड क्लिफ जो थे ब्रिटिश वकील थे, एक सर सिरिल रैडक्लिफ, उन्होंने 17 अगस्त 1947 को एक सीमा रेखा की घोषणा की, जिसमें कि देश का बंटवारा हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची गई जिसको कि LOC कहते हैं। बड़ी संख्या में लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ पीपल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। रेडक्लिफ ने वो इंसान थे जिन्होंने रातों रात एक देश के 2 टुकड़े कर दिए। 47 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ा और मानव इतिहास का ये सबसे बड़ी त्रासदी थी। और इस बंटवारे ने लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ पीपल, यानी कि बड़ी संख्या में लोग जो है माइग्रेट हुए, पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से पाकिस्तान गए। तो और बहुत मतलब लाख्स ऑफ पीपल वर किल्ड, लाखों लोग मारे गए, डिस्प्लेस्ड एक जगह से दूसरी जगह हुए, मतलब लूट पाट हुई।
तो इस बंटवारे ने बहुत खून खराबा देखा। अगस्त 1947 इंडिया गेन इंडिपेंडेंट। इन जुलाई 1947 ब्रिटिश पास द इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। इन द एक्ट फॉर्मली एंडेड ब्रिटिश रूल इंडिया। इस एक्ट के थ्रू मतलब ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में ख़त्म हो गया एंड पावर वॉज ट्रांसफर टू द टू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो ब्रिटिश शक्ति थी वो दो नए डोमिनियन स्टेट्स को डिवाइड कर दी गई, इंडिया और पाकिस्तान में। The provinces of Bengal and Punjab were to be divided on the basis of Muslim and non-Muslim majority area. पंजाब और बंगाल के भी दो हिस्से कर दिए गए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एरिया को देखते हुए। द प्रिंसली स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन। जो राजे रजवाड़े थे उनको फ्री कर दिया गया कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में जा सकते हैं और इंडिया में जा सकते हैं। पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 14 अगस्त, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और एक दिन बाद इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ऑन द मॉर्निंग 15 अगस्त 1947 द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज होस्टेड एट रेड फोर्ट। 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ एक भाषण दिया और फ्री आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। इन फोकस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, बाद में वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने फ्री इंडिया के। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द इंडियाज़ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे वो। एंड सेकंड है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लास्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के एंड ही वॉज ऑल्सो द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सभी स्टेट को फॉर्मेशन में और इंडियन यूनियन को बनाने में। आई होप चिल्ड्रन कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।